मार्गदर्शन सामाजिक शोध संस्थान इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य क्या है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, इस विषय में पहले मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। हमारी संस्था का यह मानना है कि मनुष्य में दो पक्ष होते हैं, एक भावना एवं एक बुद्धि, और दोनों पक्षों का संतुलन ही समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। सर्वप्रथम हमारे यहाँ कार्यक्रम में यज्ञ करने की परंपरा है। यज्ञ करने का उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य का जो भावनात्मक पक्ष है वह संतुष्ट हो, और आधे घंटे के लगभग यज्ञ करने के पश्चात हम लोगों को एक खुला मंच प्रदान करते हैं, जिस पर वो समाज में उपस्थित किसी भी गंभीर विषय पर खुली परिचर्चा कर सके। सामान्यतः समाज में जो हम देख रहे हैं उसमें भावनात्मक व्यक्तियों को मंच की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, मगर बुद्धि प्रधान व्यक्तियों को मंच की उपलब्धता थोड़ी कम हो पाती है। और हमारा मानना है कि बुद्धि और भावना का संतुलन इस संसार को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? सबसे पहला उद्देश्य तो है कि मनुष्य में बुद्धि एवं भावनाओं का संतुलन स्थापित हो। दूसरा उद्देश्य है कि सामान्यतः समाज अलग अलग पक्षों में, अलग अलग संगठनों में, अलग अलग विचारधाराओं में विभाजित हो चुका है। हमारी एक कोशिश है कि समाज में जो भी निर्णय हो वो सत्य एवं असत्य के आधार पर हो, न्याय एवं अन्याय की पूरी एनालिसिस करने के पश्चात हो। इस आधार पे न हो कि मैं तो इस धर्म का हूँ, मैं इस धर्म के साथ खड़ा होऊंगा, मैं इस संगठन का हूँ, मैं इस संगठन के साथ ही रहूँगा। हमारा उद्देश्य है कि समाज में बौद्धिकता का स्तर बढ़े। सामान्यतः भावनाओं के आधार पर कोई भी संगठन, कोई भी मत, कोई भी पार्टी लोगों को अपने पक्ष में इकट्ठा करती है, और उस आधार पे फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। हम चाहते हैं कि समाज में निष्पक्ष रूप से विचार करने वाले विचारकों का एक ग्रुप बने, एक ऐसी संस्था का निर्माण हो जो अगर किसी भी तरह का अपना मत रखे तो पूरा विश्व न तो कम से कम पहले भारत के लोग ये माने कि अगर यह संस्था अपना कोई मत रख रही है तो इसमें निश्चित रूप से कुछ सच्चाई होगी। शायद यह जो बात कर रही है वह न्यायिक होगी, शायद यह जो बात कर रही है वह धर्म आधारित होगी। यह संस्था अगर कोई बात कर रही है तो इसमें इनका व्यक्तिगत कोई हित नहीं होगा। ऐसा एक वर्ग हम निर्माण करना चाहते हैं जिसमें कि हर संस्था, हर संगठन, हर पार्टी, हर विचारधारा के व्यक्ति आकर अपने अपने मत रख सकें, जिससे कि संगठन और धर्म आधारित विचारधारा कमजोर होकर एक ऐसी विचारधारा बने जो कि न्याय, अन्याय, सत्य और असत्य के आधार पर आगे बढ़े। अब इस संस्था, ये तो हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य था। अब इस संस्था का निर्माण कैसे हुआ, इस संस्था के पीछे की विचारधारा क्या है, इसमें किस तरह का शोध हुआ है, और संस्था समाज से क्या चाहती है, इन सब विषयों पर प्रकाश डालने के लिए मैं हमारे संस्था के एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व विक्रम सिंह जी को स्टेज पर निमंत्रित करना चाहूँगा कि वह संस्था के विषय में एवं समाजशास्त्र के विषय में हमारी क्या परिकल्पना है उस पर प्रकाश डालें। विक्रम सिंह जी का तालियों से स्वागत करें।
मुझे यहाँ बुलाया गया है कि मैं संस्था के बारे में बताऊँ, हमारी संस्था आखिर करती क्या है और क्या उद्देश्य है और क्यों हम अपना समय इसमें देते हैं। इस बात में बात करूँ इससे पहले 2 मुद्दे हैं जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब उसके बारे में जानें। पहला है समाजवाद क्या होता है, क्यों जरूरी है, हमें ये क्यों समझना चाहिए, समाज कैसे काम करता है, क्या उसका तरीका है। दूसरा, संस्था और संगठन में क्या फ़र्क होता है। आज जनरली लोग दोनों को एक समझ करके चलते हैं। चलिए हम लोग पहले चालू करते हैं, समाजवाद क्या होता है, समाज कैसे काम करता है। देखिए, जब भी हम समाज की बात करते हैं तो इसमें बहुत तरह के समाज होते हैं। यदि हम पाश्चात्य सभ्यता की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे यूएसए, इंग्लैंड वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति और सरकार इन दोनों को मिला करके समाज का निर्माण होता है और जनरली सरकार को ही समाज समझ लिया जाता है। यदि हम लोग इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर क्या होता है, परिवार और धर्म इन दोनों को मिला करके समाज का निर्माण होता है। और यदि हम बात करें साम्यवाद, जैसे चाइना आप लोग जानते हैं, रशिया, इन कंट्रीज़ में साम्यवाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। यहाँ पर केवल और केवल राज्य होता है, सरकार होता है। ना तो वहाँ पर किसी व्यक्ति के कोई अधिकार होते हैं, ना ही परिवार के, और ना ही किसी भी धर्म के, और किसी का भी कोई नहीं चलता है। वहाँ पर जो होता है वो पूरी के पूरी तरीके से राज्य का ही होता है और सरकार का ही होता है। अब हम बात करते हैं भारत की। जो भारत में समाज जो विकसित हुआ, इतने सालों में बना, इसमें जो समाज बनता है वो व्यक्ति, परिवार, जो आपका क्षेत्र है, जो आपका इलाका है, उन सबको मिला करके एक समाज का निर्माण होता है। हमारी सभ्यता और हमारे संस्कृति में जो समाज का जो प्रतिनिधित्व होता है वो या तो व्यक्ति करता है और परिवार करता है। यहाँ पर राज्य का वैसा नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया में इसके सिस्टम अलग अलग बन गए। और यदि मैं बात करूँ हमारे प्राचीन सभ्यता जो कैसे हमारा समाज विकसित हुआ, इसमें हम देखेंगे, इसमें पहले हमारा जो समाज का निर्माण होता था, इसमें जो विचार का काम होता था वो ब्राह्मण करते थे, वो विचार प्रधान होते थे। जो क्षत्रिय होते थे वो शक्ति प्रधान होते थे। जो वैश्य होते थे वो कुशलता के प्रधान होते थे। और जो श्रमिक होते हैं वो सेवा भाव के प्रधान होते थे। इसके हिसाब से हम समाज के सारे लोगों का एक समूह बनाते थे और उस हिसाब से पूरा का पूरा समाज फंक्शन करता था। जो भी बच्चा या जो भी बालक जन्म लेता था वो जन्म से शून्य माना जाता था। ये माना जाता था कि वो अभी किसी भी वर्ण का नहीं है। 8 साल के बाद उसके जन्म पूर्व के जो संस्कार हैं, उसकी खुद की बुद्धि और विवेक और जो उसके परिवार से संस्कार मिला, उसके आधार पर 8 साल में एक परीक्षा होती थी जिसपे ये तय होता था कि वो ब्राह्मण बनेगा। यदि वो उस परीक्षा को पास करता था, उसके बाद उसको पूरी के पूरे ब्राह्मण की ट्रेनिंग मिलती थी। अगली परीक्षा 10 वर्ष की आयु में होता था। उस परीक्षा को जो पास करता था उसको क्षत्रिय की ट्रेनिंग मिलती थी और उसको पूरा का पूरा जीवन उस दिशा में उसको आगे बढ़ाया जाता था। उसी तरीके से जब 12वीं साल का वो होता था तब फिर परीक्षा होती थी, उसमें जो पास करता था उसको हम लोग वैश्य बनाते थे, व्यापारी बनाते थे। जो इंसान ये तीनों परीक्षाओं को पास नहीं कर पाता था उसको हम लोग श्रमिक की श्रेणी में रखते थे। तो इस प्रकार से हर किसी का एक काम बटा हुआ था, हर किसी का एक प्रॉपर सिस्टम था। आप किस तरीके से कौन सा काम करोगे, आप में जो योग्यता होगी आपको वो काम करने को मिलेगा। इसमें पूरी के पूरी तरीके से जो सिस्टम होता था, जो ब्राह्मण होते थे उनका पूरा का पूरा काम विचार का होता था। उनको धन और सत्ता से उनको दूरी बनानी पड़ती थी। उनके मन में इन दोनों चीजों का लालच नहीं आना चाहिए। और वो अपना जो जीवन यापन, अपना रहन सहन के लिए जो भी वो काम करते थे या जो भी उनको उसको निर्वहन के लिए जो भी चीजें चाहिए होती थी, या तो वो भिक्षा से इकट्ठा करते थे या दान मांगते थे। और यदि हम बात करेंगे क्षत्रिय की, तो उनको जीवन में सर्वाधिक शक्ति मिलती थी। उनको धन के मामले में संतोष करना पड़ता था और सम्मान उनको ब्राह्मण से कम मिलता था। और यदि हम बात करेंगे वैश्य की, तो उनको सम्मान ब्राह्मण और क्षत्रियों से कम मिलता था, लेकिन धन और व्यापार की उनकी पूरी छूट होती थी, वो कितना भी पैसा कमा सकते हैं। और जो श्रमिक वर्ण का इंसान होता था, उसके जीवन की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरे करने की जवाबदारी ये तीनों वर्ग की होती थी कि तुमको जीवन में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।
उसके बदले उसको अपना काम सेवा भाव से करना होता था, जो भी उसको जवाबदारी मिलती थी। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम बना हुआ था। इस सिस्टम के तहत सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चलती थी। यदि कोई इंसान बाद में उसको लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं ज़्यादा सीख गया हूँ, मैं और कुछ चीज़ें कर सकता हूँ अपने जीवन में, तो उसके पास ऑप्शन होता था कि अपना वर्ण बदल सके। यदि वो क्षत्रिय है तो ब्राह्मण बन सकता है, यदि वैश्य है तो ब्राह्मण बन सकता है, यदि वो श्रमिक है तो भी ब्राह्मण बन सकता है, यदि उसमें योग्यता होगी तो इस तरह के सिस्टम में ना तो कोई बाध्यता थी, ना किसी तरह की कोई अंकुश था कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम बहुत ही, आप कह सकते हो, खूबसूरती से चलता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बुद्धिजीवियों ने जो ये सिस्टम आपकी योग्यता के आधार पर चल रहा था, इसको हटा करके पूरी तरीके से आपके जन्म के आधार पर कर दिया। तो मूर्ख तरीके इंसान भी बाद में चल के ब्राह्मण बनने लग गए। तो इससे जो पूरी की पूरी व्यवस्था में जो विचारों का योगदान होना था, वो होना बंद हो गया पूरी तरीके से। ना विचार बने, ना विचार आगे बढ़े, और कोई भी चीजें उस तरीके से प्रॉपर तरीके से हुई नहीं। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा समाज एक तरह से विचारों के मामले में पिछड़ता चला गया। आज स्थिति ये आ गई कि हमारे पूरे सदी में, हमारे पूरे समय काल में महात्मा गांधी के बाद कोई बड़ा विचारक आ नहीं पाया। जो एक सबसे बड़े विचारक हमारे बीच में हुए वो महात्मा गांधी थे, और हमारा देश एक तरीके से विचारों के मामले में कंगाल हो गया। आज भले ही हम वैसी कोई सिस्टम ना बना पाए कि हम ब्राह्मण के हिसाब से, हम क्षत्रिय के हिसाब से हम कोई सिस्टम बना करके समाज को चला ले, लेकिन कम से कम हमको कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें किसी तरह का ना सरकार का अंकुश होना चाहिए, ना किसी का अंकुश होना चाहिए। लोग अपनी योग्यता के हिसाब से आगे बढ़े। आप कह सकते हैं कि आज जैसे हमने बुद्धि के हिसाब से राजनेताओं को या वकीलों को एक समाज बना दिया, वो अपने समाज के नियम बना लिए, राजनेता अपने समाज के नियम बना लिए, जो व्यापारी है वो अपने समाज के नियम बना लिए, जिसमें योग्यता होगी वो उस समाज में चला जाएगा। तो ये था एक समाज के बारे में, मैंने आपको प्रकाश डाला इसके ऊपर में। अब हम बात करते हैं संस्था और संगठन के बारे में। आज के समय में बहुत से लोग अलग अलग तरीके के संगठन बनाना चालू कर दिए हैं, और हम आम लोग ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में संस्था और संगठन में फर्क क्या होता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला फर्क होता है कि संस्था कर्तव्य प्रधान होती है। ये आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है, आपको वैसे काम करने के लिए प्रेरित करती है जो एक्चुअली में होने चाहिए। लेकिन संगठन उसके पलट अधिकार प्रधान होती है। उनके हमेशा से डिमांड्स होती है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। वो कर्तव्य पर कभी फोकस नहीं करते। दूसरा फर्क होता है, संस्था व्यवस्था में हमेशा सहायक होती है। जो भी आपका सिस्टम है उसको सुचारू कैसे चलाना है, इसके लिए संस्था हमेशा आपको सपोर्ट करेगी, उसको चलाने में, उसको मैनेज करने में आपका हेल्प करेगी। लेकिन संगठन ठीक उसको उल्टा, व्यवस्था में हमेशा बाधक होती है। आप कुछ करना चाहते हो, आपको रोकेगी, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं वो नहीं हो सकता। तीसरा फर्क है, संस्था कानून सुधार में यदि कोई बदलाव चाहती है तो आपसे आग्रह करेगी, आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज इस पे देखिए, यहाँ पर कुछ इश्यू है, आपको उसको देखना चाहिए। लेकिन उलट उसके यदि हम बात करेंगे संगठन की, तो वो कानून तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी आपको। छोड़िए, तो हो ही नहीं सकता, तू मत कर, इसको ऐसे करते, देखा जाएगा, जो होगा होगा। यदि हम बात करें चौथे पॉइंट की, संस्था हमेशा बदलाव के लिए जन जागरण की दिशा में बढ़ेगी। वो लोगों को सिखाएगी, समझाएगी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन संगठन उसके उलट जन आक्रोश का सहायता लेगी, लोगों को भड़काएगी, प्रोवोकेट करेगी, आप ये करो, और हिंसा का रूप अपनाएगी। दूसरा है संस्था, आप हमेशा एक चीज कॉमन पाओगे कि संस्था कभी भी मजबूतों के द्वारा बनाया जाता है, कमजोरों के सुरक्षा के लिए। लेकिन संगठन हमेशा ठीक उलट होता है। संगठन कमजोरों द्वारा बनाया जाता है मजबूतों से बचाव के लिए, लेकिन फिर वही संगठन उन्हीं कमजोरों का शोषण करना चालू कर देती है। और आखिरी जो पॉइंट है वो है, संगठन कभी भी वो काम नहीं करते, संगठन वो सारे काम करती है जो संस्था करती है, प्लस वो काम भी करती है जो वो खुद करती है। लेकिन संस्था केवल वही काम करती है जो वाजिब है, जो न्याय संगत है, जो करना चाहिए। तो ये बेसिक मैंने 2 मुद्दों पर प्रकाश डाला कि संस्था और संगठन में फर्क क्या है, और समाजवाद क्या है, और क्यों होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारी संस्था के बारे में। हमारी संस्था का नाम है मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान। हम लोग मुख्यतः 3 दिशाओं में काम कर रहे हैं।
पहला है विचार मंथन। हम ये चाहते हैं कि सारे के सारे लोग विचार मंथन करें, चीजों के बारे में सोचे समझे। ऐसा ना हो कि जो भ्रांतियां चली आ रही है उनको आंख मूंद कर मान लें। हम चाहते हैं कि लोग अपना दिमाग लगाएं, चीजों को एनालाइज करें, रूट कॉज तक जाएं, देन उसके बाद कोई चीज करें। दूसरा हमारा लक्ष्य है मार्गदर्शक मंडल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कुछ लोगों का समूह बने जो इस काम में अपना समय दे, चीजों को समझे। और तीसरा है जन जागरण। हम ये चाहते हैं कि हमने जो सीखा समझा, हमने जो चीजों को जाना, हम उन सारी चीजों को लोगों तक लेकर के जाएं, उन तक वो सारी बातें पहुंचाएं ताकि वो भी समझें बेसिक फर्क क्या है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये काम करने के लिए हम लोग बेसिकली 4 काम करते हैं। पहला है ज्ञान चर्चा। हम रोज ज्ञान चर्चा करते हैं। हमारे 8:30 बजे का प्रोग्राम होता है। इसमें रोज अलग अलग मुद्दे होते हैं जिन पे हम बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं और चीजों को निकालते हैं। दूसरा है ज्ञान मंथन। ये प्रोग्राम हम साप्ताहिक करते हैं, हर हफ्ते बैठते हैं किसी एक मुद्दे पर और डिस्कशन करते हैं। तीसरा है ज्ञान यज्ञ, जो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारा मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम लोग सारे लोग बैठ करके किसी एक मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं और सभी लोगों के साथ करते हैं। और चौथा है ज्ञान कुंभ। हमारा ये जो काम है, ये जो हमारा जो कार्यक्रम है, ये वार्षिक होता है। ये हम साल में एक बार करते हैं। हम इसमें पूरी कोशिश करते हैं पूरे भारतवर्ष के जितने विद्वान हैं या जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं सब एक जगह इकट्ठा हो और सब लोग मिल करके समाज के जो बहुत सारे मुद्दे हैं उस पर डिस्कशन करें, उस पर बातें करें और उसमें निर्णय निकालें, उसको हम समाज तक लेकर के जाएं। तो ये हमारे संस्था के मुख्य उद्देश्य है। अब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं हम क्या नहीं है, हम ऐसा क्या चीज है जो हम नहीं करते हैं। पहला है सेवा और धार्मिक संस्था। हम किसी भी तरह के धार्मिक संस्था नहीं है, ना हम कोई सेवा कार्य करते हैं, ना कोई हम ऐसा काम करते हैं जो धर्म से जुड़ा हो। हम पूरी की पूरी तरीके से हम बुद्धि का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इंटेलेक्चुअल बने, आप चीजों को सोचें और समझें। हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हमारा कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम आगे चल के एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें या हम कोई गवर्नमेंट फॉर्म करें या इलेक्शन लड़ें। और हम किसी भी तरह के संगठन नहीं है, हम प्योरली एक संस्था है। हमारा उद्देश्य पूरी तरीके से जन कल्याण है। हम किसी भी तरीके का ना तो किसी से चैरिटी चाहते हैं, ना तो किसी से कोई अनुदान चाहते हैं। यहाँ तक कि जो लोग यहाँ बैठे हैं हम उनसे भी किसी भी तरह का आर्थिक मदद नहीं चाहते हैं। हम प्योरली जो भी करते हैं सेल्फ फंडेड होकर के और खुद के दम पे करते हैं। ना तो हम कोई वामपंथी हैं, ना तो हम कोई दक्षिणपंथी है, ना हम साम्यवाद को सपोर्ट करते हैं, ना हम किसी और फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि आप कुछ भी करने से पहले खुद सोचें, अपने बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हम तो ये काम कभी नहीं करना चाहते, ना हम चाहते हैं और ना चाहते कि आप लोग कभी करें। हम ना आंदोलनकारी हैं और ना किसी तरह का किसी भी इस प्रकार के मूवमेंट का हम सपोर्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया पहले भी बार बार कि हम प्योरली एक सामाजिक शोध संस्थान है। हमने करीब 60 से 65 सालों से इस मुद्दे पर रिसर्च किया। भारत में हमने पाया करीब 700 से लेकर के 800 ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। हमने करीब 60 से 65 सालों तक इन विषयों पर रिसर्च किया, एक एक मुद्दे पर समय दिया और हमने इनसे जो सीखा, रामानुजगंज एक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, वहां पे हमने इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया और हमें उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। हम बस इतना चाहते हैं कि जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, वो लोगों तक पहुंचाया जाए। हम आपसे क्या चाहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये आप हर किसी के दिमाग में होगा जो भी यहाँ पर आया होगा। एक्चुअली हम आपसे चाहते क्या, हम आपसे बस 2 चीजें चाहते हैं। पहला, आप किसी भी चीज को आंख मूंद के ना माने, उसके बारे में सोचे समझे, खुद एनालाइज करें, उसको तर्क की दृष्टि पर उसको परखें। और दूसरा, आप लोग आपस में हर जगह जहां भी हो, आप लोग निष्पक्ष विचार मंथन करें, चीजों के बारे में समझें और लोगों को आपको जो फील होता है उसको बताएं। तो एक मोटा मोटा मैंने संस्था क्या चाहती है, हम क्या करना चाहते हैं, वो सारे विषय मैंने आपके सामने में रख दिए। आप लोगों को के मन में कोई भी सवाल हो, आप इस फंक्शन के बाद आके मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। और तब तक मैं आपसे आगे लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, बिल्कुल समाज और संगठन का एग्जाम्पल एक दीजिए एक लोगों को। सर, देखिए आप संगठन की बात करेंगे तो जैसे इस्लाम एक संगठन है। हेलो हेलो इस्लाम एक संगठन है, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो एक संगठन है। उस प्रकार के जितने भी लोग जो अलग अलग तरीके के एनजीओ चलाते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो उद्देश्य होता है वो समाज में जो संतुलन होता है उसको तोड़ने का, बिगाड़ने का काम होता है, उस कैटेगरीज में जितने भी एनजीओ आते हैं उनको हम संगठन मानते हैं। और संस्था में जैसे एक संस्था हमारी है। नहीं, आपका तो मैं अभी आ रहा हूँ पहली बार, तो जो हम देखते हुए आए हैं उसका बता दीजिए सर। जैसे आप देखेंगे संस्था में आकर रेड क्रॉस सोसाइटीज हैं और भी ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस तरह का काम करती है, जिनका उद्देश्य किसी भी तरह का पैसा कमाना नहीं होता है, वो कर्तव्य करना चाहती है। जो भी संस्था जो कर्तव्य करने में विश्वास रखती है उसको हम संस्था की कैटेगरी में डालेंगे। जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी आप एग्जाम्पल के लिए जोड़ सकते हैं। रामकृष्ण मिशन जैसे सर ने कहा, इस्कॉन के बारे में रामकृष्ण मिशन संस्था है, गायत्री परिवार संस्था है, रेड क्रॉस संस्था है। ये तीनों संस्थाएं कभी अधिकारों की मांग नहीं करती। संस्थाएं हमेशा कर्तव्य करती है और संगठन हमेशा अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। जैसे आप एग्जाम्पल के देखेंगे जितने भी संगठन होते हैं वो सब ये बोलते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट है कि मेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस बात को बोल बोल के वो लोग चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे, पूरे समाज में काम को रोकेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट कभी भी किसी भी संस्था का नहीं है, किसी भी समूह का नहीं होता है, वो व्यक्ति का उसका पर्सनल अधिकार होता है। लेकिन उसको लोग सामूहिक बना करके फंडामेंटल राइट बोल करके कि मेरे पास मेरी बातें रखने की आजादी है और चक्का जाम कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, इस तरह के जो काम करते हैं वो सही नहीं है। आरएसएस संस्था बोलेंगे, संगठन? आरएसएस संगठन है। चलिए विषय शुरू करिए, फिर इस पर अगर कोई बात होगी तो लास्ट में आप पूछ लीजिएगा, हम लोग चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और प्रतिदिन रात को 8:30 बजे आप जूम में आकर कोई भी बात पूछ सकते हैं, प्रतिदिन। ठीक है, चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं मुकेश चाचा को मंच बुलाना चाहूंगा। संस्था एवं संगठन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने रखा। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको बेसिक पॉइंट्स बता दें, आप निर्धारित करें कि क्या चीज़ क्या है। हम आपको, हमारा व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि फलाना संगठन है या फलाना संस्था है। हम चाहते हैं कि आपको निर्धारित एक मापदंड मिला, उस आधार पर आप खुद निर्णय लें कि आप जहाँ पर जा रहे हो वो संस्था है, संगठन। अब हमारा बेसिक उद्देश्य था कि हम एक अपनी संस्था का आपको परिचय दे दें। उसके बाद आज का जो विषय है जिसके लिए आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, कृषि कानूनों की वापसी एवं भारत का भविष्य। इसमें दो पक्ष हैं, कृषि कानूनों की वापसी और इसका भारत के भविष्य पे पड़ने वाला प्रभाव। थोड़ी सी मोटा मोटी मैं आपको भूमिका बता देता हूँ। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को कानून की शक्ल मिली और उसके बाद उसको भारत में लागू कर दिया गया। उसके समर्थन में कुछ लोग थे, विरोध में कुछ लोग थे, और इन सब स्थितियों को देखने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और उस पर एक स्टे लागू किया गया। उसके पश्चात देश में तमाम तरह के आंदोलन हुए, चक्का जाम हुआ, बॉर्डर्स रोके गए, सील किए गए, और उसके पश्चात जो भी मजबूरी रही हो, नरेंद्र मोदी सरकार जो गवर्नमेंट थी उसने इन कानूनों को वापस ले लिया। मुद्दा सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि कानून बना और वापस हुआ। किसी भी बड़े निर्णय को अगर लागू किया जाता है या उनको वापस लिया जाता है तो उसके निकट भविष्य में कुछ प्रभाव पड़ते हैं और कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो बहुत दूरगामी होते हैं। इसलिए यह जो निर्णय लिया गया था
एक मत ऐसा है जिनका कहना है कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय था, भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर था। दूसरा मत ऐसा भी है जो कि इसको एक ऐतिहासिक भूल मानता है। मेरा व्यक्तिगत इस पर कोई विचार नहीं है क्योंकि मैं मंच के माध्यम से प्रकट करूं, मगर मैं और हमारी संस्था ये चाहते हैं कि दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर आएं। जो यह मानते हैं कि ऐतिहासिक भूल है वो अपना पक्ष रखें, अपनी बातों को रखें। जो यह मानते हैं कि यह मील का पत्थर है वो अपनी बातें रखें। जो यह मानते हैं कि कानून तो अच्छा था मगर इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन अगर होते तो और भी अच्छा होता, वो अपनी बात रखें। जो यह मानते हैं कि इस कानून में कुछ भी अच्छा नहीं था वो अपनी बात रखें। हम किसी निर्णय पे न पहुंचे, सभी की बातों को सुने और अपने विवेक के आधार पर आगे हम निर्णय लें। तो आज अभी हमारे बीच में एज ए पैनलिस्ट 6 लोग हैं, उनमें से 5 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और शिव शंकर शर्मा जी शायद थोड़ी देर में यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो मैं नीरज अग्रवाल जी को निवेदन करूंगा कि वो सभी पैनलिस्ट को एक एक कर स्टेज पर लेकर आए। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर गोपी कृष्ण दास जी। गोपी कृष्ण दास जी जो कि पूर्व निदेशक हैं शिक्षण एवं परीक्षा नियंत्रक एवं विभागाध्यक्ष कृषि एवं मौसम विभाग कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं श्री वीरेंद्र पांडे जी। वीरेंद्र पांडे जी का राजनीति में काफी लंबा अनुभव रहा है। पूर्व में ये भाजपा के शीर्ष नेता भी रहे हैं, पूर्व विधायक भी हैं, वर्तमान में स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक हैं। श्री वीरेंद्र जी छत्तीसगढ़ आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं वो हैं श्री प्रवीण मैचरी जी। प्रवीण मैचरी जी को भी काफी लंबा अनुभव है, हिंदी मासिक पत्रिका तत्पर के संपादक हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानव अध्ययन शोध पीठ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं श्री संदीप शर्मा जी। श्री संदीप शर्मा जी को राजनीतिक अनुभव काफी लंबा रहा है। ये अभी वर्तमान में भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। हमारे जो अगले पैनलिस्ट हैं श्री बजरंग मुनि जी। श्री बजरंग मुनि जी का भी राजनीति में काफ़ी लंबा अनुभव रहा, मगर लंबे समय से वो राजनीति से इस्तीफा देकर अब वर्तमान में एक विचारक हैं जिन्होंने कि समाजशास्त्र पर काफ़ी लंबा शोध किया है और जो निष्कर्ष हैं वो उन्होंने समाज के सामने रखे हैं। आदरणीय मंच और समस्त उपस्थित सहभागीगण, आज का जो विषय है ये बहुत ही जटिल विषय है। जैसा दिखता है उतना ये सरल विषय नहीं है और इस पर जो है विचार विमर्श करना, चर्चा करना एक अलग मुद्दा है, सही गलत का निर्णय करना अलग मुद्दा है और अपने विचार को व्यक्त करना एक अलग मुद्दा है। मैं यहाँ पर अपनी बातों को जो है, चूँकि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी लंबे समय से और मूलतः मैं यहीं मुंगेली का निवासी हूँ। इसी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय मैंने अपने जो है शैक्षणिक जो है शिक्षा ग्रहण किया था। बाद में यहीं पर मैं जो है शिक्षण कार्य में जुटा हुआ हूँ और कई दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। तो मैं अपने दृष्टिकोण को यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। भारतवर्ष में अगर आप कृषि को देखेंगे तो कृषि जो है शुरुआती दौर में जो है हमारा जीविकोपार्जन का संसाधन था। ये कभी किसी कृषि जो है व्यवसाय नहीं था। यदि पुराने समय में हमारे कुछ पुराने साथी बैठे हैं और जो लोग गांव से या किसी कृषि से जुड़े होंगे उनको इस बात का निश्चित रूप से ज्ञान होगा कि पहले जो है गांव में जो खेती होता था, जो हमारे साथी ने अभी जो परिचय दिया था समाज का विकास वाली जो बात किए थे, उस परिवेश में हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था थी उसमें गांव में सभी के कार्य बटे हुए थे। खेती हमारे जीविकोपार्जन का साधन था और जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का एक माध्यम था। वो कभी भी जो है खेती हमारा व्यवसाय नहीं था। जो भी आवश्यकता से ज़्यादा हमारा अन्न का, सब्जी का या जो जिन चीज़ों का उत्पादन होता था उसको सामान्यतः बेचा नहीं जाता था, वो एक दूसरे के साथ विनिमय हो जाता था। जैसे गांव में आप देखेंगे अभी भी मतलब जो है ये व्यवस्था है कि
बरसात के मौसम में, खरीफ समय में सब लोग अपनी बाड़ी में सब्जी लगाते हैं और जो सब्जी निकलता है उसको अपना उपयोग करते थे और अड़ोसी पड़ोसी को बांट देते थे। ये पहले व्यवस्था थी। कद्दू फलता था, अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते थे, बाकी पड़ोसी को बांट देते थे। दूध पर्याप्त मात्रा में होता था, जिसके घर में छोटे बच्चे थे उनको फ्री में दे आते थे, या दूध से मक्खन निकालते थे, मठा को फ्री में बांट देते थे। ये व्यवस्था गांव में था। और अभी उसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव बढ़ते गया और ये धीरे धीरे जो है व्यवसायिक रूप में चला गया है। समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार नियम बनते जाते हैं, नियम टूटते जाते हैं, नियम में बदलाव आते जाता है। इसी क्रम में कृषि के ऊपर भी बहुत सारे जो है नियम बने, बदलाव आते गए, क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हम जो है एक प्रकार से खाद्यान्न के कारण के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर थे। आज हम खाद्यान्न के लिए पर्याप्त मात्रा में अपने ऊपर निर्भर हो चुके हैं, हम ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस समय जो नियम कानून जो बने थे वर्तमान परिवेश में उतना सार्थक उपयोगी नहीं है, इसलिए इसमें बदलाव की आवश्यकता समय समय पर महसूस करते गया और बदलाव आते गया। जब भी कोई भी पार्टी शासन में जब रहता है तो कोई भी कार्य करता है, विपक्ष वाले उसके विरोध में स्वर उठाते ही हैं, चाहे उसमें सच्चाई रहे चाहे ना रहे, या कुछ सच्चाई थोड़ा सा रहे या कुछ ज़्यादा सा रहे। वर्तमान परिवेश में भी जो हमारा जो कृषि बिल जो 3 बनाए थे, 3 जो नियम बनाए कि कृषि और कृषकों के उत्थान के लिए, उसमें 3 बिंदु मुख्य था। पहला जो था कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, पहला था, ठीक है। दूसरा था द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्मर्स फार्म सर्विसेज, और तीसरा था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये 3 मुख्य रूप से था। इन तीनों का स्वरूप पहले भी था, ऐसा नहीं था कि ये तीनों कानून पहले से नहीं थे। भारतवर्ष में किसानों के उत्पाद को बेचने के लिए लगभग 1955 के आसपास जो है एपीएमसी बना था। 70 के आसपास तो पहले बना था सर, बाद में मॉडिफिकेशन हुए हैं। तो ये जो मंडी जो बना, जिसमें हम अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, तो इसी का मॉडिफिकेशन अभी आया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है आपका एमएसपी जो था, एमएसपी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सामान को बेचने की, जो कृषि उत्पाद को बेचने की बात करते हैं, इसमें आप देखेंगे ये 1955 में इसका जो है कॉन्सेप्ट आया था, और 65 में, और 85 में इसमें मॉडिफिकेशन होता है। पहले इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था, बाद में जो है एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कमीशन बन गया 85 में। इसी तरह से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी जो है 1955 के आसपास आया था। इस तीनों को जो है थोड़ा सा परिष्कृत रूप से जो है सामने लाया गया है, क्योंकि अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो रहा है और किसानों को ज़्यादा मात्रा में लाभ पहुंच सके। तो किसान अपना जो, हमारे यहाँ देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में किसानों का जो जोत का आकार है छोटा है। लगभग जो है 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ के आसपास किसानों के पास खेती है। बड़े किसान की संख्या कम है, हालांकि उनके पास जोत ज़्यादा है, उनके पास जो है खेती का रकबा ज़्यादा है, वो अपने प्रोड्यूस को कहीं पर भी बेच सकते हैं, वो सक्षम है। मगर ज़्यादा मात्रा में किसान हमारे छोटे हैं, वो बिचौलिया के माध्यम से सामान को अपना बेचते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इन सब चीज़ में जो समस्याएं आती हैं, इनको दूर करने के लिए ये प्रयास किया गया था। इसमें कुछ कमियां तो थी, एकदम से 100% लीक प्रूफ था और एक्सीलेंट था ऐसा तो कहा नहीं जा सकता मेरे दृष्टिकोण से। उसमें कुछ उसी को मुद्दा बनाकर जो है कुछ लोगों ने इसमें एक स्ट्राइक का रूप लेके बड़ा जो है आंदोलन खड़ा करके इसको वापस करने के लिए शासन को मजबूर कर दिया, वर्तमान शासक को। ये अलग मुद्दा है, मगर आप देखेंगे कि उद्देश्य यह रहा होगा कि जो हमारे किसान छोटे हैं, जो अपने प्रोड्यूस को कहीं बेचने के लिए जो है सही जगह पर बेचने के लिए ना तो उनके पास नॉलेज रहता है, ना संसाधन रहता है, ना वो सक्षम होते हैं। इसको दूर करने के लिए एक प्रयास किया गया था। इसके माध्यम से क्या है कि वर्तमान में हमारे पास कुछ जो कृषि के उत्पाद हैं वो आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, हमारे पास रखने को जगह भी नहीं है। तो अगर इसको बड़े रूप में अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, ये उसको एक्सपोर्ट करके ज़्यादा पैसा राष्ट्र में ला सकते थे, ऐसा उद्देश्य रहा होगा। हर मतलब जो है तीनों बिल के कुछ कुछ प्लस माइनस है जो मैं देखा। पहला बिल था जिसमें पूरे
किसानों को पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जो है अपने सामान को बेचने के लिए छूट दी गई थी। इसका अंग्रेजी का नाम देखेंगे और हिंदी का नाम देखेंगे, बहुत सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, आकर्षक लगता है और फैंसी लगता है। मगर इसके साथ समस्याएं कुछ जुड़ी हुई है, क्योंकि छोटा किसान कहाँ दूर तक जाके बेच पाएगा। तो इसको दूर करने के लिए उसमें जो है सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रूप आया था। कॉन्ट्रैक्ट जो सेकंड वाला हमारा अमेंडमेंट है, उसमें जो बिल है उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का थोड़ा स्वरूप झलकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी चल रहा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो अभी अधिया देते हैं, रेघा देते हैं, ये भी उसी का स्वरूप है। ये छोटे रूप में हमारे साथ होता है। इसी को जब बड़ा जो कोई संस्था या बड़ा प्राइवेट सेक्टर जब करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रूप कहलाएगा। है अपना ओरिजिनल जो चल रहा है उसी का मॉडिफिकेशन है। इसमें भी कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए जो संगठन ने मांग किया था। और तीसरा था एसेंशियल कमोडिटी जो है। एसेंशियल कमोडिटी का पहले भी जो है स्वरूप था, अभी उसमें कुछ बैन को हटा दिया गया। अभी क्या है कि आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में आप सामान रख सकते हैं, अनलिमिटेड। इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है। उद्देश्य क्या है, इसको हमको बाहर ले जाना है, ज़्यादा मात्रा की चीज़ों को एक्सपोर्ट करके हम पैसा कमाएं। मगर उसको दिखाया क्या जा रहा है अभी वर्तमान में कि भाई इससे तो किसानों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी जो है इसको ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करेगा, कालाबाजारी करेगा और रेट को जो है कंट्रोल करेगा। वहाँ पर इस पर राइडर लगे हुए हैं, या नहीं था तो राइडर लगाया जा सकता था। उद्देश्य ये है कि हमारे पास जो ज़्यादा मात्रा, हमारे साउथ ईस्ट एशिया को आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे जो देश हैं जहाँ पर अभी भी जो है कृषि उत्पाद की कमी है, हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में जाकर वहाँ बेच सकते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ रेट नहीं मिलेगा, ये उसका उद्देश्य था। मगर बोला ये गया कि नहीं, इसमें तो कालाबाजारी बढ़ेगा। इस तरह से हर चीज़ों का प्लस माइनस आप देखेंगे। जैसे अभी वर्तमान में मैं छोटा सा एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाऊंगा और कोशिश करूँगा अपनी बात को जल्दी खत्म कर दूँ। कि जैसे प्रजातंत्र हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया ना, ये माना गया कि बहुत अच्छा रहेगा, कई देशों में सफलतापूर्वक चल रहा है। और हमारे देश में पुरातन काल से राजतंत्र चला रहा कि नहीं, सदियों से आप देखेंगे। हमारे यहाँ अगर देखेंगे हमारी संस्कृति में सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और कलयुग, ये हमारे यहाँ का क्लासिफिकेशन है। तो सभी युग में राजतंत्र रहा है मोरालेस, मगर राजतंत्र प्रजातांत्रिक तरीके से चलता था। हमने अभी राजतंत्र की बहुत सारी कमियों को इस 700-800 साल के समय में देखे, और जो वर्तमान परिवेश में प्रजातंत्र का स्वरूप को हमने अलग अलग देशों को उठा के क्या समाहित करके हमारा संविधान में ले आया। उद्देश्य क्या था कि प्रजातंत्र में हम सब मिलकर जो है अपनी इच्छा के अनुरूप सही व्यक्ति को चुनाव करेंगे और हमारे द्वारा हमारा ही शासन रहेगा, हमारे ऊपर रहेगा, तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से इसमें काफ़ी हद तक सफल रहे, आगे बढ़े। मगर क्या वर्तमान स्वरूप प्रजातंत्र का सही है, ये क्वेश्चन मार्क है, चिंतन का विषय। क्योंकि जब प्रजातंत्र का निर्धारण किया गया तो ये मान के चला गया था कि सभी चीज़ें आइडियल रहेगा, लोगों में नैतिकता का उच्च स्तर रहेगा और चुनाव निष्पक्ष होगा। क्या वो चीज़ प्रिवेल कर रहा है अभी? तो प्रजातंत्र का वर्तमान स्वरूप कैसा हो गया? आज हम प्रजातंत्र में भी राम राज्य की बात करते हैं, जबकि राम राज्य तो है राजतंत्र। तो तंत्र तो बेजान होता है, चाहे राजतंत्र हो चाहे प्रजातंत्र हो, वो बेजान चीज़ है। उसके चलाने वाला व्यक्ति भी जान होता है। अगर उसमें विवेक नहीं है, उसमें नैतिकता नहीं है, उसमें त्याग नहीं है, उसमें समर्पण नहीं है, तो कोई भी तंत्र काम नहीं करेगा, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे प्रजातंत्र हो। आप राजतंत्र में भी देख लीजिए, राम राज्य की कल्पना आज भी हम लोग सोच रहे हैं, उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। राजा था वो, और उसी राजतंत्र में बहुत सारे औरंगजेब जैसे और कई सारे राजा भी हुए। तो ये सब चीज़ें चिंतन का विषय है। जैसे आपका जो सामाजिक संगठन जो है कार्य कर रहा है, इसमें हर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, न किसी की बात पे आना चाहिए, न किसी की बात को सच मानना चाहिए। अपने स्वयं के विवेक का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालना चाहिए, तभी जो है कोई व्यवस्था आगे सही ढंग से चल पाएगा, जिस उद्देश्य से उसका निर्धारण किया जाता है, बनाया जाता है। तो कृषि बिल को इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए कि बनाने का उद्देश्य बहुत अच्छा था, वो एक ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में बनाया गया था। इसको लोकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्वेश्चन मार्क लगते जाएंगे, मगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोगिता था। अगर थोड़ा बहुत कहीं कुछ मॉडिफिकेशन, मुझे लगता है कि जो है मॉडिफिकेशन करना था, जैसे MSP को कहीं ना कहीं राइडर लगा देना था। जो सेकंड हमारा बिल है उसमें प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया है कि प्राइवेट मंडी भी आ सकता है जिसमें टैक्स नहीं है, तो प्राइवेट मंडी में भी MSP को कंपलसरी कर देते
तो थोड़ा सा जो है पैदल चलता, क्योंकि थोड़ा समय कम है, हमारे और साथी हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 75-25 में चल रहा है, ये 75% में मंडी चल रहा है, 75% प्रोड्यूस वहाँ मंडी में जाता है, 25% प्राइवेट सेक्टर में जाता है। तो दोनों का सामंजस्य बढ़िया है, वो चल रहा है। इसमें थोड़ा बिहार में जाएंगे तो उल्टा है, वहाँ मंडी टोटली खत्म है, प्राइवेट सेक्टर चल। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। हमारे रायपुर में आप देख लीजिए, हमारे रायपुर में आप देख लीजिए, यदि आप लोग थोड़ा सा पेपर में अगर डेली न्यूज़पेपर को ध्यान से देखते होंगे तो हमारे यहाँ ये चंद्रपुरी के पहले अपने कॉलेज के बारह डेरा है, वहाँ थोक सब्जी मार्केट बनाया गया बारह डेरा में, मगर आज तक एक्टिवेट नहीं हो पाया, उसको अभी मंडी में शिफ्ट कर दिया गया। 10 साल तक खाली रहा वो, और वहाँ मंडी बोर्ड शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था कि शहर से अपना जो सब्जी मार्केट को बाहर ले जाएंगे, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। 8-10 साल तक खाली पड़ा रहा। और यहीं पर प्राइवेट सेक्टर में, उसके पहले प्राइवेट सेक्टर ने आपका इधर जो महासमुंद रोड में देवपुरी में प्राइवेट सेक्टर ने इकट्ठे हुए, उसके पहले उसी के साथ शुरू कर दिया। फर्स्ट क्लास चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। ये एग्जाम्पल है कि प्राइवेट सेक्टर का अपना इम्पोर्टेंस है, रोल है, महत्व है, उसको थोड़ा सा फ्रीडम के साथ रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो ये हमारे जो 3 कृषि बिल है, ये हमारे देश के हित में था, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बहुत उपयोगी था। अगर 5 ट्रिलियन हम जो अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता था इसका, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और 2 मिनट टाइम और लूँगा मैं कि आप देखेंगे जब हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय जो है परमाणु विस्फोट हुआ तो पूरा विश्व ने हमारे ऊपर बैन लगा दिया। अमेरिका, जिसको सो कॉल्ड हम लोग कहते हैं कि बहुत पावरफुल देश है, पूरा वर्ल्ड उसी के आगे पीछे घूमता है, उन्होंने बैन लगा दिया था। हमारे उस समय के जो राजनेता थे उन्होंने कोई टेंशन नहीं पाया, बोले आपको बैन लगाना लगाइए, हम अपने आप में निपट लेंगे। क्यों? 2 ही समस्या आता है जब बैन लगता है, तो या तो प्राइस बहुत बढ़ जाएगा तो खाने की समस्या हो जाएगी। हमारे राजनेताओं को मालूम था कि हमारे किसान जो है, हमारे वैज्ञानिक है, हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स है, टेक्नोक्रेट्स है, व्यापारी है, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, ये हमारे खाने की समस्या में योगदान देंगे। सबके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज है हमारे यहाँ, तो हमें खाने की चिंता नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल हमारे गोडाउन में पर्याप्त अनाज रखा हुआ है, तो खाने की चिंता तो है नहीं। दूसरा, बोले पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहिए ना, साथ साथ वर्ल्ड लेवल पे तो पैसा चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत ही हमारे माननीय श्रद्धेय रहे हैं, वो तो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनको पता था भारतवर्ष में जो है सामाजिक व्यवस्था इतना तगड़ा है कि घर में बेटी पैदा होती है तो हर माँ बाप 5 रुपया जमा करना शुरू कर देता है इसकी शादी के लिए। आज भी है, घर में हम अपने संतानों की चिंता करते हैं, संतान की भी चिंता करते हैं। और सोशल सिक्योरिटी हमारा परिवार ही करता है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर हमारे बुजुर्गों का सोशल सिक्योरिटी का हमारा व्यवस्था नहीं है। उनको पता था कि हमारे हर घर में सेल्फ सेविंग है तो पैसे की भी कमी नहीं आएगी, और उसका सोच सही निकला। ये मेरा अपना पर्सनल आकलन था। और अमेरिका जैसे देश को 1.5 साल के बाद सभी बैन को हटाने पड़ गए। इतना ही कहा कि मैं अपने शब्दों में विराम दूं। जी जी, ये बिल इतना स्ट्रॉन्ग था जी, और बनाने वाले को मालूम था कि भविष्य में फायदा ही होगा इससे जी किसानों को, तो उनको इतना स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए कि विरोध कर रहे हैं तो करते रहे, कितना लंबा टाइम करेंगे, थोड़े टाइम बाद अपने आप चुप हो जाएंगे और ये फायदा हो जाता है। बहुत बढ़िया, वापिस नहीं लेना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। मैं शिक्षक हूँ, तो मैं शिक्षक के दृष्टिकोण से इसका जवाब दूंगा। हमारे साथी लोग उस ढंग से जवाब देंगे, मगर थोड़ा मैं इसे प्रकाश डालूंगा। क्या होता है, अभी हमारे साथी ने संगठन और संस्था का अंतर बताया आपको, ठीक है। संगठन का ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। अब इसको मैं दूसरे ढंग से बोलूंगा, आप समझ सकते हैं कि एक आदिगुरु शंकराचार्य का पुस्तक पढ़ा हूं सर मैं। हमारे एक चिंतक ने लिखा है, इस फोरम में नाम नहीं लूंगा, उस चिंतक ने लिखा, बहुत पतली बुक है। और मेरा व्यक्तिगत सोच है कि 2 बुक है आदिगुरु शंकराचार्य, बहुत पतली बुक है। उसमें आदिगुरु शंकराचार्य का जीवन के बारे में चित्रण है, बहुत छोटा सा बुक है। और दूसरा है विक्रमादित्य गुप्त, ये 2 बुक है। ये 5-7 रुपये में बिकता है। और मेरा चलता तो मैं इसको 8वीं की 7वीं की क्लास में मैं कंपल्सरी कर देता हूँ, हाँ, क्योंकि ये जो है
समाज में दिशा देने वाला साहित्य है। कभी भी सत्य को स्थापित करना है, सत्य को स्थापित करना है तो शक्ति का होना नितांत आवश्यक है। और वर्तमान में शक्ति जो है सत्ता है। आपके पास अगर सत्य है और शक्ति नहीं है वो चलेगा नहीं। सामने चुनाव था, संगठन को शक्ति चाहिए, शक्ति नहीं रहेगा तो सत्य स्थापित नहीं होगा, ठीक है। और यदि शक्ति के साथ सत्य नहीं रहेगा तो अंधा हो जाता है। शक्ति के साथ सत्य नहीं रहता है तो अंधा हो जाता है। कंस और रावण हमारे इतिहास के उदाहरण है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदिगुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है। जब वो पहली बार काशी में आए, वो तो साउथ के थे, उन्होंने दीक्षा लिया था अमरकंटक के पास। अमरकंटक जो है नर्मदा किनारे उनके गुरु थे, वहाँ दीक्षा लिए। उनके गुरु ने उसको अपने गुरु के पास ले गए। कहाँ? बद्रीनाथ, केदारनाथ। बताते हैं कि बहुत पुराने जो दिवंगत हो गए थे उनको भी साक्षात्कार कराया गया था। और शंकराचार्य जी जब पहली बार सनातन धर्म की स्थापना के लिए, काशी उस समय केंद्र रहता था, तो काशी में उन्होंने केंद्र बनाया, वहाँ अपना नॉलेज को बढ़ाया। और जब वो सनातन धर्म की स्थापना के लिए अपना विजय रथ घोष करके आगे बढ़े तो पहले काशी नरेश उसका गुरु बना और उसके साथ चतुरंगी सेना चली। तो लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि ये तो सन्यासी है, इसको तो आत्मा के अस्तित्व पर भरोसा है, ये अपने शरीर को बचाने के लिए चतुरंगी सेना के साथ क्यों जाता है? तब उन्होंने स्टेटमेंट का उपयोग किया था कि सनातन धर्म सत्य है, इसको स्थापित। उस समय क्या है, बौद्ध धर्म का प्रभाव था और दूसरे धर्म का जो है वामपंथ और कई मतलब जो है तंत्र मंत्र वाले लोग जो धर्म थे वो प्रभावित थे, वो इन पर हत्या कर सकते थे। तो उसको बचाने के लिए बोले सत्य की स्थापना के लिए शक्ति का होना नितांत आवश्यक है। इसलिए चतुरंगी सेना काशी नरेश की उसके साथ चला था। इसीलिए आज भी अखाड़ा जब निकलता है हमारे यहाँ तो आप देखेंगे जो हमारे जो रहते हैं मठाधीश, उसके साथ चतुरंगी सेना चलती है। विषय बहुत बृहद है, इसमें थोड़ा बहुत मेरा ज्ञान है, मैं कभी शेयर करूंगा। इतने कह के अपने शब्दों को विराम देता हूं। प्रोफेसर गोपी कृष्ण दास जी के पश्चात मैं श्री वीरेंद्र पांडे जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वह अपने विचार कृषि कानूनों की वापसी और भारत के भविष्य पर रखें। अगर सर चाहें तो वहाँ बैठकर भी अपने विचार रख सकते हैं, चाहे तो मंच का उपयोग कर सकते हैं। तालियों के साथ श्री वीरेंद्र पांडे जी का स्वागत करें। सामान्य मंच, बहनों और भाइयों, हमने जब पाठशाला जाना शुरू किया तो थोड़ी सी प्राथमिक शिक्षा में ऊपर के स्तर पर पहुंचे तो एक बात हमने पढ़ी कि भारत कृषि प्रधान देश है। और जिस समय हम पढ़ते थे उस समय 80% आबादी कृषि पर निर्भर थी। आज वो संख्या घटी है। हो सकता है अभी नई पीढ़ी बैठी हो वो न पढ़ती हो कि अब भारत कृषि प्रधान देश नहीं रहा। भारत कृषि प्रधान देश क्यों है? आप जितने लोग बैठे हुए हैं इस बात को जानते हैं कि किसी का बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि माता पिता कैसे हैं। अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं तो शिक्षा का महत्व जानेंगे, बच्चे को शिक्षित करेंगे। अगर इसका अभाव है तो बच्चा पाठशाला नहीं जाएगा। उसी प्रकार उससे तय होगा कि उसका भविष्य क्या होगा आगे जाकर। लेकिन किसी देश का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या सोचते हैं। इस बात को तय करता है देश का भूगोल। जिससे भारत के संदर्भ में हम कहें कि कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होगा तभी यह संपन्न होगा, समृद्ध होगा।
जिन लोगों ने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है तो वो ये जानते होंगे सन 1700 से पहले भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। ज्यादा दिन नहीं हुए, 300 वर्ष हुए। 1700 से पहले दुनिया के व्यापार में हमारा हिस्सा 25% था और भारत के जहाज जब यूरोप वगैरह जाते थे तो उनके जहाजों की उनमें आए हुए माल की प्रतीक्षा होती थी। और तब हम क्या करते थे? दो ही बातें हमारे पास थी, खेती और खेती से जुड़ा हुआ उद्योग धंधा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, किसानी और कारीगरी। इन दोनों के मेल ने भारत को समृद्ध बनाया था। और क्यों, मैंने कहा कि क्यों हम किसान ही क्यों हैं या हम किसान ही क्यों रहना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि माँ बाप होंगे, जैसे होंगे वैसा उसके बच्चे का भविष्य बनेगा, वैसे ही देश का भूगोल तय करेगा कि देश को क्या करना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, भारतवर्ष दुनिया का एक ऐसा देश है जिसको प्रकृति ने इतना दिया है जितना किसी ने नहीं दिया। 10.5 महीने हमारे यहाँ सूरज की किरण होती है, जो यूरोप के देश वगैरह में मुश्किल होती है। जिस दिन वहां पर सूरज निकल जाता है तो लोग कपड़े उतार करके समुद्र के किनारे उसकी किरण लेने के लिए बैठ जाते हैं। दूसरी बात, हमारे देश में 105 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है। दुनिया के बहुत कम देशों में इतनी वर्षा होती है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, हमारे देश में कृषि जलवायु क्षेत्र जो होते हैं, दुनिया भर में 15 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। भारत में 21 प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र। इसलिए भारत में किसी प्रकार की भी वनस्पति, किसी भी प्रकार का अनाज पैदा किया जा सकता है। आप देखेंगे आलू आप लोग बहुत खाते हैं। अब आलू का तो बिना आलू के कोई सब्जी नहीं बनती। आलू भारत का नहीं। मिर्ची हमारे रसोई का एक प्रमुख अंग है। मिर्ची भारत की नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी पैदा होती है कि हम निर्यात करते हैं। सेब आप खाते हैं, एक सेब खाइए स्वस्थ रहिए, ये सेब भारत का नहीं है, लेकिन भारत में पैदा होता है। उसका कारण ये है कि हमारे कृषि जलवायु क्षेत्र ऐसे हैं जो हम हर प्रकार के वनस्पति और हर प्रकार का अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। चौथी बात, हमारे यहाँ दुनिया में 60 प्रकार की मिट्टी होती है। आप जानते हैं मिट्टियों के बड़े प्रकार होते हैं, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ये सब बलुआ मिट्टी, बहुत सारी मिट्टी होती है। 60 प्रकार की वो मिट्टियां पूरे देश में होती हैं। 46 प्रकार की मिट्टी भारत में मिलती है। इसके अलावा हमारे यहाँ गाय मतलब गौवंश, जिसमें भैंस वगैरह भी आ जाएंगे, जो गोबर देती है। लेकिन गोबर तो इंग्लैंड की गाय भी देती है। लेकिन भारत में चूंकि सूरज की किरण है, तो सूरज की किरण और गोबर का जो मेल होता है उसके कारण खाद हो जाता है, वो धरती के लिए अमृत हो जाता है। इंग्लैंड में जो गोबर मिलता है, उस गोबर को चूंकि सूरज की किरण नहीं मिलती, इसलिए उनके लिए कचरा है। अगर आप लोग को ध्यान हो, पुराने लोगों को शायद ध्यान होगा, जब बलराम जाखड़ देश के कृषि मंत्री थे, उस समय उन्होंने तय किया था कि हम हालैंड से गोबर आयात करेंगे। एक मूर्खतापूर्ण काम था, गोबर आयात करेंगे, बाद में हुआ नहीं। तो उनके यहाँ तो गोबर फेंकने की चीज है, हमारे यहाँ गोबर धरती के लिए अमृत है। हम एक पवित्र त्रिकोण को मानते हैं, घर की माँ, धरती माँ और गौ माता। इन तीनों का एक बड़ा पवित्र त्रिकोण बनता है। एक माँ दूसरी गौ माँ का पोषण करती है। घर की माँ गौ माता के लिए चारा देती है और धरती माँ के लिए इसका गोबर देती है, और धरती माँ गाय के लिए चारा देती है और हमको अन्न देती है। ये इस प्रकार का एक पवित्र त्रिकोण बना हुआ है, जिसके कारण भारत का कोई भी मुख्य धंधा अगर कुछ होगा तो खेती होगा। और मुझे 10 मिनट का समय इन्होंने दिया है, 6 मिनट 7 मिनट हो गए हैं, मैं 3 मिनट में बहुत जल्दी बात खत्म करता हूं। और केवल इतना ही नहीं कि हम क्या करेंगे ये उतना ही तय नहीं होता, ये भूगोल और भी चीजों को तय करता है। भूगोल तय करता है कि आपका भवन कैसा होगा,
आप चले जाइए जहाँ पर इंग्लैंड वगैरह में चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, या हमारे यहाँ कश्मीर और दूसरी जगह चले जाइए जहाँ पर बर्फ गिरता है वहाँ पर छतें ढलुआ होती है, लेकिन जहाँ पानी गिरता है वहाँ सपाट छतें होती है। हमारा आवास कैसा होगा, भवन कैसा होगा, ये भूगोल तय करता है। हमारा भेषज कैसा होगा, दवाई, हम और आप जानते हैं बुखार आता है तो शरीर तपता है। भारत में भी बुखार आएगा शरीर तपेगा, अमेरिका में भी बुखार आएगा, इंग्लैंड में भी बुखार आएगा तो शरीर तपेगा, लेकिन भेषज अलग अलग होगी, मतलब दवाई अलग अलग होगी। भारत में जब आपको ज्यादा बुखार आ जाएगा तो सबसे पहला काम क्या करें, तो ठंडे पानी से नहला दो ताकि ऊपर का तापक्रम कम हो जाए। और इंग्लैंड में बर्फबारी होती है जहाँ पर बड़ी ठंड पड़ती है, 13-14 डिग्री से कम का तापक्रम कभी ज़्यादा रहता नहीं है, वहाँ पर किसी आदमी को बुखार आ जाए और आप उसको नहला दो तो निमोनिया से मर जाएगा। तो भवन के साथ भेषज, भेषज के साथ उसके बाद फिर भजन, ये भी देख लीजिए भजन भी आपका भूगोल तय करता है। कैसे तय करता है भजन? भूगोल तय करता है कि आप ठंडा देश जो होगा वो अगर अपने मंदिरों में जाएगा, चर्च में जाएगा तो जूता और टाई बांध के जाएगा। भारत में क्या करेगा, नंगे पैर जाएगा, उघाड़े बदन जाएगा, नहा कर जाएगा। ये भूगोल तय करता है। उस हिसाब से भोजन भी भूगोल तय करता है। हम सब जानते हैं, हमारी सामान्य धारणा है कि ब्राह्मण आदमी मांसाहार नहीं करता, लेकिन आप चले जाइए समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे अगर बंगाली ब्राह्मण है वो मछली खाएगा। उड़ीसा चले जाइए, वहां का ब्राह्मण भी मछली खाएगा, क्योंकि वहां उसको प्रचुरता से मिलता है और जलवायु इस प्रकार की होती है, उसको खाना पड़ता है। इसलिए भूगोल आपकी इन सब बातों को तय करता है। इसलिए आपका धंधा भी क्या होगा वो भूगोल तय करता है। अमृतसर से मैं अभी आ रहा हूँ, वहां किसान नेताओं का एक बड़ा कार्यक्रम था, उसको देखते हुए देखिए 3 कृषि कानूनों पर चर्चा हो रही है। बिंदुवार धाराशय चर्चा करने में बहुत समय लगेगा, एक सेक्शन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर जो जानकारी आपके पास दी जा रही है वो एकदम मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी की कॉपी चेक करने का कोई राइट नहीं है, मगर मैं उसको नहीं समझ पा रहा। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई? आप सब प्रबुद्ध वर्ग बैठे, हम किसान हैं, होशंगाबाद जिले में बनखेड़ी गांव है, मछेरा खुर्द मेरा गांव है, बनखेड़ी तहसील है, किसान परिवार में गांव में जन्म हुआ है, खेती आज भी मेरी हो रही है। मैं एक बात केवल आपसे जानना चाहता हूं कि आपके मन में ये बात नहीं आना चाहिए कि हम आपके लिए कोई कानून बनाना चाहते हैं तो हमसे बगैर पूछे, हमको बगैर कॉन्फिडेंस में लिए, हमारी बगैर सहमति के कोई कानून आप कैसे हमारे बारे में बता सकते हैं? क्या ठीक है? जो कानून हमको नहीं चाहिए आप जबरिया क्यों देना चाहते हैं? अमित शाह जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप भाई कक्का जी जितने संशोधन कराना है करा लीजिए। मैंने कहा मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं भाई साहब कि क्या इस देश के किसानों को कॉन्फिडेंस में लेके कोई कानून क्यों नहीं बनाया जाता? अब ये तो बात निकल चुकी है, अब पूरे देश में एक नया वातावरण है। अब 3 कानून रिपील के लोग जिद में हैं और जब तक ये रिपील नहीं होंगे हम 2024 तक बैठेंगे। अमित शाह जी ने भी बड़े मन से कहा कि कक्का जी हमसे गलती हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं, हमको किसानों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, हम नहीं ले पाए, पर हम मिल बैठ के इसको ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा वो रास्ता अब निकल चुका है। फिर मैंने कहा चलिए 3 कानून पर बात नहीं होती है तो हम एमएसपी पर बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए 16 लाख करोड़ का हम पर बोझ पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं पड़ेगा, आप समय ले लें, अर्थशास्त्रियों से बैठ लें। 16 लाख करोड़ में से 20 से 25% किसान अपने पास रखता है खर्चे के लिए, नौकरों को देने के लिए, खुद के खर्चे के लिए। 20% व्यापारी परचेज करता है, कुछ और कंपनियों में चला जाता है, 50% बचा। 50% में जितनी दालें हैं
वो नाफेड खरीद के प्रॉफिट से बेचता है। तो इस प्रकार से जो बचेगा उसको आप बेचेंगे, 8 लाख करोड़ का माल जो बचेगा उसको आप बेचेंगे तो आपको पैसा आएगा। 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ का आप पर बोझ पड़ सकता है। जब आप 5 लाख करोड़ इस देश के 18 पूंजीपतियों को माफ कर सकते हैं, कर्जा माफ कर सकते हैं, तो इस देश के 70 करोड़ किसानों पर 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ का वहन नहीं कर सकते क्या? 5 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। मैं जो हूं, मेरा गणित कमजोर रहा है, मैं 5 लाख करोड़ की जीरो नहीं लगा पाऊंगा, पर यह मुझे पता है कि भारत का बजट 30 लाख करोड़ का है, जिसमें से 5 लाख करोड़ हमने उन पूंजीपतियों के माफ किए हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, अडानी है, अंबानी है, तमाम लोग हैं। ये जनता की टैक्स का पैसा जो आप टैक्स दे रहे हैं, इस टैक्स के पैसे को, व्यापारियों के कर्ज को माफ करने का अधिकार तुमको कौन ने दिया है? बांग्लादेश जाते हो आप तो वहां पैसा बांट के आते हो, मंगोलिया में 35,000 करोड़ दे के आते हो आप, तेल और पेट्रोल के दाम यहां की जनता को लौट रहे हो आप, पूरे देश को बेच रहे हो, 2 बेचने वाले 2 खरीदार, पूरा देश देख रहा है। गाय का 56 इंच, सीना बड़ा होने से खोपड़ा बड़ा नहीं हो जाता है। कि सन 1972 में सोना जो है 200 रुपया तोला था, और सोना का भाव आज कहां चला गया, लेकिन वही 100 रुपये का धान आज कहां है? ये ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हम लोग जब पहले कार मोटर खरीदते थे ना, जब अच्छी किस्म की इंजन नहीं आती थी, तो बोलते थे साहब इस गाड़ी को भी आप ले जाओ और इसको चलाना, लेकिन इसे गवर्नर को हम 50 किलोमीटर की स्पीड में बांध दिए हैं, ये गाड़ी आपको 50 से ज्यादा नहीं चलेगा, और जब ये 20,000 किलोमीटर चल जाएगा तब इसका इंजन रवा होगा, तब इसका गवर्नर खोलेंगे, ऐसा बोलते थे ना। तो उसको कई दिन तक हम जबरदस्ती साले को 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर की रफ्तार में चलाते थे, गवर्नर बंधा है भैया। तो पिछली सरकार जो थी ना, जिसकी नीचे 56 नहीं था, वो धान और गेहूं के कीमत में गवर्नर मान के रखे थे, और सोना के दाम का गवर्नर खोल दिए थे, और गवर्नर ऐसे बंधे रहा कि 30 साल में वो 100 रुपये का 300 हुआ, और तब तक सोना 17,000 में चला गया था। सोना 17,000 में चली, तो गवर्नर मान के रखे थे। मोदी जी 56 इंच का सीना ना, थोड़ा सा गवर्नर को खोला थोड़ा सा। अब वो कैसे खोला मैं बताता हूं आपको। इसमें साफ लिखा है कि नष्ट न होने वाले कृषि उत्पाद पदार्थों को खुदरा मूल्य में 50% तक बढ़ोतरी हो सकती है। बैठे हमारे व्यापारी भैया, मैसरी भैया, इनकी घाट इतनी बड़ी तेज होती है व्यापारियों की, इनको पता चल जाता है कि इस देश में किस चीज को उत्पादन कितना है और कितना नहीं है, किसकी कमी है, और इसकी कमी बाबा इसका दाम जो है बढ़ सकता है, जरा भर लो मान, ताकि आने 100 में 2 पैसा कमा लें। लेकिन पिछली सरकारों में ना गवर्नर बांध के रखे थे, हिम्मत नहीं होती थी कि धान गेहूं भर के रखें और 2 पैसा कमा लें, क्योंकि वो तो गरीबों को फोकट में खिलाना है, हिलका करना है, ढिमका करना है, गरीबों को वोट लेना है, किसान जाए भाड़ में। तो गवर्नर बांध के रखे थे, इस समय भंडारण नहीं करते थे कि इतना भी उत्पादन गिर जाए, चावल का दाम अगले साल 4 आना बढ़ता था, 8 आना बढ़ता था चावल का किलो। लेकिन मोदी जी ने कहा कि आप गवर्नर बनना है, आप चावल का गेहूं का भंडारण करिए। अगर कहीं देश में ऐसी स्थिति आती है अनाज की कमी है, तो आप इसके दाम को, गवर्नर थोड़ा सा खोल दिया हूं, आप इसको 50% तक खुदरा बाजार में बढ़ा सकते हो दाम में। अगर कहीं कोई धान आपका चावल 26 रुपए किलो तक पिछले साल चला है, तो अगले साल आप 39 रुपए किलो तक बढ़ता है, तो आपको अनुमति है। तब व्यापारियों की हिम्मत होगी, उसके भंडारण करेंगे, इसलिए उसको गवर्नर खोला। और एक गवर्नर टाइट किया उन्होंने प्याज के व्यापारियों को, 6 रुपए का प्याज लेकर के तुम 60 रुपए नहीं बेचोगे। उन्होंने कहा कि अगर कहीं प्याज आपको जितना भरना है भरिए, लेकिन अगर कहीं प्याज की शॉर्टेज होगी, खुदरा बाजार में आप उसके दाम को 2 गुना से नीचे तक नहीं बढ़ा सकते, इसको मेंटेन करना है आपको। ये गवर्नर बांधा है। ये जो 6 रुपए का प्याज 60 रुपए में चला जाता था ना, अब इन्होंने कह दिया अब नहीं जाएगा। अब इस तरह के कानून बना है, तो ये जो है इस काम को कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता, 56 इंच सरकार मोदी कर सकता है। लेकिन एक बात कही, अगर इतना अच्छा है तो उसको वापस क्यों दिया? मोदी जी ने किसी को नहीं कहा कि तुम आतंकवादी हो या तुम फलाना हो ढीमका। भैया थोड़ा मेरे पास, मोदी जी ने किसी को आतंकवादी नहीं कहा है, मोदी ने किसी को गुंडा नहीं कहा है, जिसको कहना है कहा है। देश की जनता खुला है, स्वतंत्र है,
जिसको जो कहना है उन्होंने कहा। पर मोदी जी ने किसी दिन कहा, मुझे जरा सुना दीजिए, ये 56 इंच का सीना सब काम नहीं करती। हाँ, वापस लीजिए, देश के हित में वापस लीजिए। और क्यों लिए वो सब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों का उस समय विरोध किया और मनमोहन सिंह सरकार ने तीनों को स्वीकार किया। अब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है और मनमोहन सिंह की पार्टी विरोध कर रही है। ये कानून किसानों के हित में और किसानों के विरोध से का कोई संबंध नहीं है। ये राजनीतिक हित के लिए बनाए गए और राजनीतिक हित के लिए इनका विरोध किया गया। कोई किसान इस कानून के विरोध में नहीं है, सारे किसान नेता विरोध में है। राकेश टिकैत और जो भी लोग हैं, सारे किसान नेता तो अधिकांश हैं, सारे चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। इनका राजनीतिक उद्देश्य है। अगर ये तीनों किसान वाले जो कानून लागू हो जाएं तो किसान नेता बर्बाद हो जाएंगे, तो किसान और व्यापारी की पहचान ही खत्म हो जाएगी। कौन किसान कौन व्यापारी? क्योंकि भारत में रहने वाले अधिकांश लोग 90% लोगों की एक पहचान नहीं है कि ये किसान है कि व्यापारी है कि सरकारी कर्मचारी है। एक बेटा सरकारी कर्मचारी है, एक बेटा व्यापारी है, एक किसान है। किसान भी कभी मजदूरी करता है, कभी खेती करता है, कभी व्यापार भी करता है। तो किसान नेता की तो पूरी दुकानदारी ही खत्म हो जाएगी इससे। और तीसरा प्रश्न एक और खड़ा होता है, और वो प्रश्न ये खड़ा होता है कि राजनेता ज्यादा ईमानदार है कि व्यापारी? राजनेता को ज्यादा पावरफुल होना चाहिए कि समाज को? तो दुर्भाग्य से तंत्र जो है, तंत्र, लोक और तंत्र, तो तंत्र होता है मैनेजर लोक का, तंत्र होता है लोक का मैनेजर। विचित्र बात है, हमारे लोग कि कह रहे हैं कि बाजार गलत है, सरकार ठीक है, या सरकार में सारे लोग ईमानदार हैं और बाजार में सारे लोग चोर हैं। विचित्र मामला है ये भी एक, कि सरकार में सारे लोग ईमानदार हैं, सरकार के पास सेना, सरकार के पास पुलिस, सरकार के पास न्याय। अरे भाई, सरकार के पास संविधान भी, संविधान लोक का होता है, तंत्र को नियंत्रित करता है संविधान। इस संविधान को गुलाम बनाने वाले तंत्र को आप क्या मान रहे हैं? मैनेजर है कि मालिक? जो तंत्र संविधान को कैद में बंद करके रखा है, संविधान लोक का होता है, तंत्र का नहीं होता है। तंत्र जो है संविधान के अंतर्गत कार्य करता है, और तंत्र ने संविधान को कैद में बंद करके रखा है और उसको हम पावर दे रहे हैं। सेना, पुलिस, विदेश, न्याय, और सबके साथ तुम व्यापार भी तुम्हें ले लो। हम गुलाम और तुम मालिक। तो सेना पुलिस तो तुम्हारे पास रहेगी, व्यापार भी तुम ही ले लो। बाजार के पास कुछ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाजार चोर है, तुम ईमानदार हो। नेता सब एक जात हो गए हैं, चाहे वो किसान नेता हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे भाजपाई हो। अगर कांग्रेसी लोग कानून बनाएंगे तो भाजपा वाले विरोध करेंगे, और भाजपा वाले बनाएंगे तो कांग्रेसी विरोध करेंगे, और अगर दोनों मिलकर के इन बनाएंगे तो किसान नेता विरोध करेंगे। नेता कभी भी नहीं चाहेगा कि आम लोगों को स्वतंत्रता हो। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग ठगे जाएंगे। बात सही है भाई, लोग भोले हैं, ठगे जाएंगे। व्यापारी ठग लेगा और कारपोरेट भी ठग लेगा, और बात भी सही है, ठगे जाएंगे। कोई व्यक्ति ठगा जाएगा
इसलिए क्या आप उसकी स्वतंत्रता को रोक सकते हैं? ठगा जाएगा वो। आप उसको समझा सकते हैं, आप उसका बहिष्कार। मेरे घर में 3 भाई हैं और तीसरा भाई हिस्सा मांग रहा है, और मैं जानता हूं कि हिस्सा दे देंगे तो ये कोई ना कोई लूट लेगा इसका, सीधा साधा है, और इसको वो बहका रहा है। क्या आप उसको हिस्सा देने से रोक देंगे? अगर यही वास्तव में कानून है तो ये पूरी तरह गलत है। आप उसको हिस्सा देने से रोक नहीं सकते, आप उसको समझा सकते हैं, बहिष्कृत कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी स्वतंत्रता को बाधित कैसे कर सकते हैं? दुर्भाग्य है ये कि किसान ठगा जाएगा, इसलिए किसान को स्वतंत्रता मत दो। अगर किसान ठगा भी जाएगा तो आप उसकी स्वतंत्रता को रोकने की मांग कर रहे हैं, तो आप तानाशाह हैं, लोकतांत्रिक नहीं। किसान की स्वतंत्रता को आप बाधित कर रहे हैं, ये बात भी एक विचार करने योग्य है। तीसरा प्रश्न मेरे दिमाग में है, क्योंकि अभी आप लोग सारे लोग रखेंगे अपनी बात, फिर से उत्तर देंगे। मैंने कुछ मौलिक प्रश्न उठाए हैं। एक तीसरा प्रश्न ये है कि 6% अनाज, आप लोगों ने सबने बताया कि 6% ही अनाज कुल मिलाकर सरकार खरीदती है। तो भाई अगर ये 6% अनाज जो सरकार खरीद रही है, 94% तो बाजार में ही बिक रहा है, तो खेती समाप्त बंद क्यों नहीं हो गई आज तक? अगर खेती घाटे का सौदा है, मैं फिर से प्रश्न कर रहा हूं कि अगर खेती घाटे का सौदा है तो 94% बाजार में बिकने के बाद भी खेती बंद क्यों नहीं हो गई आज तक? खेती का उत्पादन क्यों बढ़ रहा है? इसका मतलब कि खेती घाटे का सौदा नहीं है। 12 रुपये का धान, 13 रुपये का धान बिक रहा है अभी, तो धान में लागत कितनी आ रही है? लागत आ रही है 8 रुपया, अब बिक रहा है 13 रुपया में, बशर्ते कि आप उन्नत खेती करें। अब मजदूर से खेती करेंगे तो आपका धान खेती में पैदा होगा 14 रुपये का, बिकेगा 13 रुपये का। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे किसान नेता कह रहे हैं खाद सस्ती दो, बिजली सस्ती दो, तो बिजली और सस्ती देंगे और खाद सस्ती देंगे तो छोटा किसान जिंदा होगा कि बड़ा किसान जिंदा होगा? छोटा किसान तो मरेगा ही बेचारा, क्योंकि वो तो 1 एकड़ 2 एकड़ वाला है। तो खाद सस्ता दो, बिजली सस्ती दो। आज तक किसी नेता ने क्यों नहीं कहा, किसान नेता ने, कि खेती पर से टैक्स हटाओ? आज कौन सा उत्पादन ऐसा है जिस पर टैक्स नहीं है? सरसों तेल पर, सरसों पर 10 रुपया लीटर टैक्स है, 10 रुपया लीटर, जी 10 रुपया लीटर टैक्स है। तो हमारे गांव का किसान 100 रुपये का अनाज बेचने के लिए रामानुजगंज में आता है तो उसको 90 रुपया मिलता है, 10 रुपया सरकार के खजाने में चला गया, और वो 90 रुपया लेकर के लोहा खरीदने बाजार में गया और सीमेंट खरीदने गया तो 10 रुपया फिर चला गया सरकार के खजाने में, 80 रुपया उसको मिला, ये 20 रुपया बीच में सरकार के खजाने में चला गया। इसको क्यों नहीं रोक रहे हो? क्योंकि ये सारे नेता सब जो है, सब नेता चोर हैं, चोर सब एक हो गए हैं। एमएसपी दे दो इनको पूरा का पूरा, और वसूलोगे कहां से? टैक्स से वसूलो। इसका मतलब यह है कि टैक्स देने वाला चोर और हराम का मांगने वाला ईमानदार। विचित्र तर्क है भाई। टैक्स देने की कोई सीमा नहीं होगी। 2% लगाओगे, 4% लगाओगे, 16% लगाओगे, 32% लगाओगे, कितना टैक्स लगाओगे इसकी सीमा कौन निर्धारित करेगा?
हमको मुफ्त में खाने को दे दो, हम क्योंकि हम उपभोक्ता हैं तो हमको 2 रुपया किलो चावल चाहिए, और हम उत्पादक हैं तो हम 100 रुपया किलो का दाम देंगे, और तुमको लेना पड़ेगा 100 रुपये का लो, 2 रुपये का दो। लूट लो सारा हिंदुस्तान। ये खाने वाले और उत्पादन करने वाले दोनों मिलकर के सारे हिंदुस्तान को लूट लेना चाहते हैं कि हम दोनों संगठित हैं। इसका उत्तर कौन देगा? टैक्स की सीमा होनी चाहिए। अगर टैक्स देने वाला कराने लगा तब क्या होगा? तो किसानों पर टैक्स लगे, लग रहा है, कोई आवाज नहीं उठ रही है। तो ये प्रश्न, 2-3 प्रश्नों का उत्तर तो हम लोगों को खोजना पड़ेगा। और चौथा लास्ट प्रश्न है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, भारत का भविष्य। इन तीनों कानूनों के हटने से भारत का भविष्य बहुत खराब है। और वो खराब क्या है? खराब यह है कि अब रोज घर घर में रोज हड़ताल होगी, रोज चक्का जाम होगा। वहां अपराधी वहां साल भर से सड़क जाम करके बैठे हुए हैं। ये सड़क जाम करना गुंडागर्दी नहीं है, मौलिक अधिकारों पर आक्रमण नहीं है सड़क जाम करना। विचित्र तर्क है। आप सारे लोगों की सड़क बंद कर दिए, आवागमन बंद कर दिए एकदम से। क्यों? हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, हमारी मांग पूरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में हमको सड़क जाम करने का अधिकार है। अगर यही लोकतंत्र है तो इस सड़े गले लोकतंत्र को समुद्र में फेंक दीजिए। हमको नहीं चाहिए ऐसा लोकतंत्र। हमारे मौलिक अधिकारों का आप कोई आक्रमण नहीं कर सकते। आप चाहे जियो चाहे मरो, हमसे कोई मतलब नहीं है। आप यदि मर रहे हैं तो मेरी स्वतंत्रता पर आप आक्रमण नहीं कर सकते हैं। मैं अपना अनाज जहां बेचूं, आप कोई कानून बना करके मेरे अनाज की बिक्री को नहीं रोक सकते हैं। रोक रहे हैं। और इसलिए मेरा ये अंत में ये सुझाव है आपसे कि भारत में अब लोक नियंत्रित तंत्र होना चाहिए। अर्थात तंत्र को हमेशा मैनेजर बनाइए, तंत्र के पावर कम से कम कीजिए, समाज को मजबूत कीजिए। सरकार के अधिकार जितने घटाइएगा उतना अच्छा रहेगा। तो अब हम लोगों को लास्ट में मेरा यही सुझाव है आपसे कि लोकतंत्र की परिभाषा बदलिए। इस प्रकार से संगठन बना करके सरकारों को जो दबाने का, सरकार का क्या बिगड़ेगा इसमें? आप अगर आपने संगठन बना लिया, सरकार तो टैक्स बढ़ा देगी हमारे ऊपर। इस प्रकार के आंदोलनों में चीन इतना तरक्की कर रहा है और भारत पिछड़ रहा है, क्योंकि चीन में ऐसा रद्दी लोकतंत्र नहीं है जैसा भारत में है। वैसा लोकतंत्र वहां नहीं है। वहां इस तरह से आप सड़क जाम और हड़ताल पड़ताल नहीं कर सकते हैं। हमारे मेहनत का आधा पैसा तो ये हड़ताल वाले खा जा रहे हैं, बर्बाद करते रहे ऊपर से नीचे तक। ये हड़ताल फड़ताल पर पूरा प्रतिबंध होना चाहिए, कोई लोकतंत्र नहीं। खैर ये विषय अलग हो जाएगा। मेरा लास्ट में यही कहना है आपसे कि इन किसान कानूनों के समापन का देश में बहुत बुरा भविष्य होने वाला है। अब रोज हड़ताल होगी। अब मियाँ लोग मांग करेंगे कि हमारा भी कानून वापस करो, और जिसके मन में आएगा सो सड़क जाम कर देगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो संगठित है और आप असंगठित हो। तो समाज जो है ये संगठित लोगों का गुलाम बन गया है, और संगठित लोग सरकार के साथ गुप्त रूप से समझौता कर लेते हैं। जब चाहे तब कानून लागू कर दिए और जब चाहे तब कानून समाप्त कर दिए। न सरकार का कुछ बिगड़ना है, न आंदोलनकारियों का बिगड़ना है। बिगड़ना किसका है? जनता। बिगड़ना तो हम लोगों का है सारा। तो ये मेरा आपसे कहना था। फिर से अब जो लोग जो भाई
कैसे चलाना है अब आप सोचिए।